तो आपको सीधा लिए चलते दिल्ली, जहां पर जो है शहजाद पूनेवाला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। उन खिलाड़ियों को भी प्रांतों में बांटकर और ऐसे खिलाड़ियों को अपमानित करने का दुस्साहस आम आदमी पार्टी करती है। यह विडंबना की बात है कि बातें बड़ी बड़ी करेंगे ये लोग। ये कहेंगे हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे, ये कहेंगे कि हम तिरंगे का सम्मान करेंगे, ये कहते हैं कि तिरंगे का एडवर्टीजमेंट के जरिए ये रोज तिरंगे की एड लेकर आते हैं केजरीवाल जी। परंतु जो भी तिरंगे का सम्मान करता है, जो भी तिरंगे का मान बढ़ाता है, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो सेना का जवान हो, उनसे सबूत मांगने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो है आम आदमी पार्टी। If there is one party that always relishes in insulting those who raise the honor of our tricolor, be it the Jawan or be it the Khiladi, it is the Aam Aadmi Party. पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि किस प्रकार से दिव्या काकरन, दिव्या जी कौन है उसका परिचय देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी कुछ लोग अगर नहीं जानते होंगे तो दिव्या जी हमारे देश की एक सम्मानित खिलाड़ी है, रेसलर है। रेसलर्स ने कितना नाम बढ़ाया हमारे देश का सीडब्ल्यूजी में और अन्य इवेंट्स में भी। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है इस गेम्स की। इससे पहले 2018 में एशियन गेम्स मेडलिस्ट है। इसके अलावा अर्जुन अवॉर्डी है, रानी लक्ष्मीबाई अवॉर्डी है। दिव्या काकरन जी ने 2018 में भी जब देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाने के कार्य किए थे, देश को गौरवान्वित किया था और उनके लिए एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम आयोजित किया था दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, विज्ञापन जीवी जिन्हें कहते हैं, क्रेडिट जीवी। तो उस समय उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी के समक्ष और उनकी पार्टी और उनकी सरकार के समक्ष ये बात रखी थी कि वैसे तो हमारा स्वागत सत्कार किया जाता है जब हम मेडल जीत जाते हैं, परंतु जब हम सहायता मांगते हैं, जब हमें समर्थन और सहायता की आवश्यकता होती है, व्हेन वी नीड द हेल्प द मोस्ट, आप तो फोन भी नहीं उठाते। उनका पूरा 2 मिनट का वीडियो जो उन्होंने सीधी सीधी बातें कही थी अरविंद केजरीवाल जी को, वो मेरे पास है, मैं सुना भी दूंगा अगर आप चाहते हैं तो, वरना ये उपलब्ध है सोशल मीडिया पर भी, मीडिया में भी। 2018 में भी जो बातें उन्होंने कही थी और आज वही वस्तु स्थिति आज भी है। ये 2022 में भी जब उन्होंने पदक जीता तब उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात रखी कि 2018 में भी यही स्थिति थी और 2022 में भी। कांग्रेचुलेशन मैसेज तो आ गए, परंतु जो समर्थन मिलना चाहिए था, जो खिलाड़ियों के मनोबल को बनाए रखने के लिए जो चीजें उपलब्ध करनी चाहिए थी राज्य सरकार को, वो नहीं हुई। बस इतनी सी उनकी खता थी, इतनी सी ही गलती थी कि उन्होंने सच बोल दिया केजरीवाल जी से। इतनी सी ही मात्र गलती थी। देश का गौरव बढ़ाने वाली हमारी बेटी, हमारी बहन अगर सच बोल दे तो उन पर पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी का पूरा सोशल मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार से हावी हो गया, इस प्रकार से उनको ह्यूमिलिएट, इस प्रकार से उनको बेइज्जत, इस प्रकार से उनके ऊपर लालचन लगाना, और वो भी किसके द्वारा? आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज, जो कि एक विधायक है, केजरीवाल के बहुत क्लोज जो उनकी कोटरी है उसमें है। हर झूठ को बचाव करने के लिए, हर भ्रष्टाचार का बचाव करने के लिए अगर संभवतः कोई चेहरा सामने आता है पहले तो सौरभ भारद्वाज का ही होता है। वो आते हैं और कहते हैं हमारी बहन से, हमारी बेटी से, इस देश का नाम रोशन करने वाली महिला से, खिलाड़ी से, तू दिल्ली से है, मुझे तो लगा तू उत्तर प्रदेश से है। तिरंगे के नीचे खिलाड़ी खेलता है भारत का सम्मान बढ़ाने के लिए। वो सीडब्ल्यूजी वाले हमें नहीं बांटते हैं प्रांतों में। आम आदमी पार्टी बोलती है तू दिल्ली से नहीं है, तू उत्तर प्रदेश से, सबूत दिखा। ये वही सबूत मांगने की प्रक्रिया। दिस वॉज द सेम मोडस ऑपरेंडी ऑफ द आम आदमी पार्टी टू डिमांड द सबूत from our jawans when surgical strike happened. भारत के तिरंगे की रक्षा करने वाले जवान से भी सबूत मांगेंगे। याद है ना आपको, उन्होंने कहा था सबूत दिखाओ, सर्जिकल स्ट्राइक किया है, कितने बॉडी बैग्स आए टेररिस्ट के, कैसे किया, डीजीएमओ ने अनाउंस किया था इसको, परंतु सबूत मांगे गए आम आदमी पार्टी के द्वारा।
और आज जिस भारत की खिलाड़ी ने देश का नाम रोशन किया है, उससे यही आम आदमी पार्टी जो सेना से सबूत मांगती है, तिरंगे के रक्षा करने वालों से सबूत मांगती है, तिरंगे का सम्मान बढ़ाने वाले से सबूत मांग रही है कि तू दिल्ली से है क्या। और ये लगातार तू मैं चल रही है। पूरा आम आदमी पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर उनको ट्रोल कर रहा है, बद्दी बद्दी बातें बोल रहा है। और फिर इतने दिनों से चल रहा है, परंतु केजरीवाल जी जो ऐड देने में व्यस्त है और अपनी मार्केटिंग करने में मस्त है, वो एक भी बार कुछ नहीं कहते। ये कई दिनों से चल रहा है मामला, इट्स बीइंग हैपनिंग फ्रॉम मेनी डेज। आखिरकार एक बेटी को, एक बहन को, हमारी देश की खिलाड़ी को सबूत डालना पड़ा, सर्टिफिकेट डालना पड़ा कि मैं दिल्ली स्टेट को रिप्रेजेंट करती हूं। उनका सर्टिफिकेट उनके ट्विटर हैंडल पर है, आप देख सकते हैं। एक व्यक्ति जो 20 वर्ष से दिल्ली में रहती है, जो 8 बार भारत केसरी जीती हुई है, दिल्ली के लिए मुझे लगता है संभवतः 10 से 12 से 17 गोल्ड मेडल जीते हैं, उनको सबूत मांगा जाता है कि तुम्हें तुम्हारा अधिकार देने के लिए, तुम्हें तुम्हारा हक देने के लिए, तुम्हें साबित करना होगा कि तुमने दिल्ली के लिए खेला भी है या नहीं। अरे भारत का नाम और तिरंगा ऊंचा करने वालों के लिए तो हमारे मन में यह भाव होना चाहिए कि कौन सा महाराष्ट्र, कौन सा उत्तर प्रदेश, तुम दिल्ली में रहती हो तो तुम्हें हम सम्मानित भी करेंगे, तुम्हें प्रोत्साहित भी करेंगे, तुम्हें इनाम भी देंगे, तुम्हें रिवॉर्ड भी देंगे और तुम्हें सारी सहायता देंगे। परंतु यहां पर अपना कार्य न करते हुए जब उसके बारे में एक खिलाड़ी बोलता है तो उसको कहा जाता है तू सर्टिफिकेट दिखा हमें, ये देख यहां पर तो दिख रहा है तू उत्तर प्रदेश से है। ये तू तड़ाक, ये ह्यूमिलिएशन, ये इंसल्ट, ये किसका इंसल्ट हुआ है? ये केवल दिव्या काकरन जी का इंसल्ट नहीं हुआ है जी। ये दिव्या काकरन जी जिन प्रतिभाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये खिलाड़ी वर्ग का अपमान है, ये युवाओं का अपमान है और ये तिरंगे का अपमान है। क्योंकि अंततः चाहे सैनिक हो चाहे खिलाड़ी हो, तिरंगे के लिए ही, चाहे मैदान हो या जंग का मैदान हो, वो तिरंगे के लिए ही लड़ रहा है। ये तिरंगे के लिए लड़ाई होती है, स्पर्धा होती है। ये तिरंगे का अपमान है कि दिव्या काकरन से पूछना कि तू कहां से है। और अभी तक केजरीवाल जी विज्ञापन दे रहे हैं, परंतु उनको एक भी बार नहीं हुआ ये ट्वीट करके कह दे सौरभ भारद्वाज दिस मस्ट स्टॉप, सौरभ भारद्वाज आई डू नॉट अप्रूव ऑफ दिस, सौरभ भारद्वाज मस्ट बी सैक्ड इमीडिएटली फ्रॉम द आप चीफ स्पोक्सपर्सनशिप एंड फ्रॉम एवरी पोजीशन ही होल्ड्स। दिस इज नो वे टू टॉक टू अ स्पोर्ट्स पर्सन। एक भी बार नहीं बोला उन्होंने। ये इसलिए नहीं बोला क्योंकि खिलाड़ियों का अपमान, युवाओं का अपमान, महिलाओं का अपमान, यही तो आम आदमी पार्टी की पहचान है, यही तो उनकी असली पहचान है। और इसीलिए आप देखिए, कुछ ही दिन पहले आपने वो खबर पढ़ी होगी ना, किस प्रकार से दिल्ली सरकार का जो स्टेडियम था, खिलाड़ियों के लिए एक स्टेडियम जो होता है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा खेलकूद में रहा हूं और मेरे लिए भी खेलकूद बहुत महत्वपूर्ण रहा है मेरी जिंदगी में, तो हमारे लिए एक मैदान एक हमारे धर्म स्थल की तरह होता है, पावन स्थल होता है। वो हम जाते तो सिर अपना लगाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं अंदर जाने से पहले, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। परंतु क्या कहते हैं कि वो कुत्तों को वॉक कराने के लिए दिल्ली के अधिकारियों के लिए एक स्थल बनेगा। ये हुआ ना, वहां के स्टेडियम में हुआ है। और वो अपमान काफी नहीं था, तो ये अब अपमान। एक तरफ देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तो खिलाड़ी का मनोबल कैसे बना रहे, खिलाड़ियों को कैसे प्रोत्साहित करें, चाहे जीते पदक या हारे पदक। हार में भी प्रधानमंत्री का फोन या उनका एक संदेश आ जाता है कि बेटी या बेटा तुमने अच्छा प्रदर्शन दिया, आपको कभी भी निराश नहीं होना है, देश का मान बढ़ाया आपने। आप अभी CWG में भी किया है, इससे पहले भी किया है। निरंतर उनकी एक भावना रहती है। सरकार की ओर से हो तो सरकार की, चाहे वो खेलो इंडिया स्कीम हो, चाहे वो टॉप स्कीम हो, खिलाड़ी को जो भी आवश्यकता होती है वो आवश्यकता की पूर्ति करना। और इसीलिए तो चाहे टोक्यो हो, चाहे पैरालंपिक्स हो, चाहे ये CWG गेम्स हो, इस गेम्स में भी 3-4 हमारे वो वाले इवेंट्स नहीं थे जिसमें हम ज्यादा मेडल जीतते, फिर भी हमने उत्कृष्ट परफॉर्मेंस दी है, उत्कृष्ट। और प्रधानमंत्री मनोबल बढ़ाते हैं, प्रधानमंत्री की सरकार और हमारी सरकार लगातार समर्थन देती है। और दूसरी ओर एक खिलाड़ी से सबूत पूछा जाता है कि तुम कहां से हो। सोचिए आज कि अगर आप दिव्या की जगह पे होते तो किस मनस्थिति से आप
आज शायद वो बात भी रखेंगे अपनी, मुझे नहीं पता, उन्होंने सोशल मीडिया पे आप ही के न्यूज चैनल से पता चल रहा है। पर सोचिए उसके मन में क्या चल रहा होगा कि मैं खेलती हूं देश के लिए, मैं खेलती हूं तिरंगे के लिए, और एक आम आदमी पार्टी का केजरीवाल जी का खास आदमी जो मुख्य प्रवक्ता है वो कहता है कि तुम बताओ कहां से हो। देखिए मित्रों, बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात निकली है तो अब दूर तक जाएगी। युवाओं के निरंतर अपमान की जो श्रृंखला है उसमें और भी बहुत सारी कड़ियां आम आदमी पार्टी की जुड़ती हैं, और इसीलिए मैं इस प्रेस वार्ता का उपयोग कुछ और बातें भी आपके समक्ष रखने के लिए करना चाहता हूं। कई दिनों से केजरीवाल जी बात करते हैं और वो कहते हैं दोस्तवाद और परिवारवाद के बारे में। हालांकि सबसे पहले परिवारवादी पार्टी के साथ किसने गठजोड़ करके हाथ मिलाया वो दिल्ली की जनता को भी याद है, और किस प्रकार से आज करप्शनवाद, झूठवाद और विज्ञापनवाद की भारी भरमार दिल्ली में है, इसके बारे में भी जरा बताना जरूरी है। क्योंकि दिल्ली में जो एक सरकार है और जो उसका नेतृत्व करते हैं, संभवतः ये झूठ बोलने में अव्वल है। सबसे बड़े झूठ, सबसे व्यापक झूठ और सबसे अनबिलीवेबल झूठ अगर किसी को उसका गोल्ड मेडल दिया जा सकता तो वो इन्हीं को दिया जाता। मैं तो कहता हूं, पिछली बार मैंने व्याख्या की थी 3 मस्केटियर्स ऑफ करप्शन की। एक और कहानी मेरी मां ने मुझे सुनाई थी जब मैं बचपन में छोटा था, पिनोकियो की। तो पिनोकियो की याद आ रही थी कि अगर इंडियन पॉलिटिक्स का कोई पिनोकियो है, पिनोकियो वो व्यक्ति है जो बार बार झूठ बोलता है, उसकी नाक बढ़ती जाती है। इंडियन पॉलिटिक्स का कोई पिनोकियो है तो वो अरविंद केजरीवाल है। ही इज द पिनोकियो ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, पिनोकियो ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, मिस्टर केजरीवाल। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कई दिनों से इस देश का वो मार्गदर्शन करते रहते हैं, तो उन्होंने बात रखी कि किस प्रकार से एक रेवड़ी कल्चर जब चल पड़ता है, फ्रीबी फर्स्ट कल्चर जब चल पड़ता है, तो हमने देखा है अगल बगल में भी हमारे मुल्क हैं जहां पर फैमिली फर्स्ट, फ्रीबी फर्स्ट, करप्शन फर्स्ट जब चलता है तो उनकी अर्थव्यवस्था कैसे बैठ जाती है, ये हमने अपनी आंखों के सामने देखा। वी हैव सीन अराउंड अस when there is freebie first, family first and corruption first in countries next to us, we've seen how the economy of those countries collapses. And in that perspective, the Honorable Prime Minister, as he always does, guiding the nation, spoke about how we must be away from the perils of populism, the perils of रेवड़ी culture. ये उन्होंने बात रखी, ना किसी का नाम लिया, ना किसी प्रदेश के बारे में बोला, ना किसी सरकार के बारे में चिन्हित करके बोला, परंतु पिनोकियो ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स मिस्टर केजरीवाल, इनकी एक और आदत है कि उड़ता हुआ तीर कहीं से पकड़ना हो और अपने आप पर उसको लेना हो तो वो पिनोकियो ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स करते हैं। तो वो उड़ता हुआ तीर था, किसी का नाम नहीं लिया गया था, परंतु वो कहते हैं ना, जिस चोर की मूंछ में तिनका हो वो चोर तो थोड़ा सा बोलता ही है, तुरंत आ जाता है टेलीविजन पर, तुरंत आ जाता है अपना विक्टिमहुड खेलने के लिए। तो आज मुझे लगा कि चलिए थोड़ा सा इस इंडियन पॉलिटिक्स के पिनोकियो को थोड़ा सा हम उनको डिस्टिंक्शन करके बताएं और उन्हीं के एग्जाम्पल देकर बताएं। और क्योंकि खिलाड़ियों का, युवाओं का तो अपमान कर ही दिया है दिव्या काकरन जी के साथ, तो इसमें भी कैसे युवाओं के साथ छलबाजी और धोखेबाजी हो रही है उसके विषय में भी बोला जाए। ऐसा है, रेवड़ी और वेलफेयर में फर्क होता है। वेलफेयर तब होता है, वेलफेयर पॉलिसीज तब होती है जब एक तबका जो बहुत गरीब, जो बहुत वंचित होता है, उसको स्पेसिफिकली टारगेट करके उसको सशक्त करने के लिए उसके पास वो सुविधाएं पहुंचाती है, जन सुविधाएं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं जिससे कि उनको 70 वर्षों तक अलग रखा गया, और वो सुविधाएं जब उनके पास पहुंचती है तो वो सशक्त होते हैं और पूरी पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ये वेलफेयर होता है। आपको मैं उदाहरण देता हूं, बैंक अकाउंट, जिसकी वजह से अगर कोई उनको
ट्रांसफर करना है तो बिना लीकेज इन द सिस्टम, बिना करप्शन के उनके बैंक अकाउंट में जाए। या अगर आप कहें देखें तो इसके और भी उदाहरण हैं, टॉयलेट, क्लीन फ्यूल, जिससे कि उनकी सेहत ठीक रहे। मेरी मां बहनें और बाकी जो हमारे कुछ लोग भी हैं जो बनाते हैं खाना, 400 सिगरेट का धुआं ना ले, इसके लिए उनको क्लीन फ्यूल प्रदान किया जाए, उनको टॉयलेट प्रदान किया जाए, ताकि उन्हें यह ना देखना पड़े कि किस समय पर वो टॉयलेट जा सके, उनकी हेल्थ पर अच्छा असर पड़े, उससे उनके हेल्थ इंडेक्स बढ़े। ये वेलफेयर होते हैं। रेवड़ी क्या होता है? रेवड़ी वो होता है कि मैं चुनाव से पहले जाऊं और एक घोषणा कर दूं, बिना सोचे समझे, सभी को जो लागू करने के लिए हो, और उसे कभी पूरा तो कहीं पर नहीं करूं। वो पूरा करने की क्षमता उस स्टेट के बजट फाइनेंसेस की है या नहीं है, मैं उसकी तरफ ना देखूं, परंतु केवल मुझे चुनाव में लाभ पाना है और अपने आप की ब्रांडिंग करना है, तो मैं ये अनाउंसमेंट तो कर दूं, परंतु जब उस अनाउंसमेंट को पूरी करने की बारी आती है तो मैं उससे पूरा यूटर्न लेकर भाग जाऊं। मतलब सबको मुफ्त कोई चीज देना, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो संपन्न हो चाहे वो ना हो। इससे क्या होता है कि जो संपन्न व्यक्ति है उसे तो उसका लाभ मिल जाता है, उसको हालांकि जरूरत नहीं है, परंतु जो गरीब होता है, जहां तक वो चीज पहुंची ही नहीं है, वो फिर भी आस लगाए रुकता है और बैठता है और कहता है कि मेरे पास तो पहुंचा ही नहीं इसका फायदा। तो ये रेवड़ी कल्चर जो होता है, दरअसल ये टैक्स पेयर्स के साथ भी और उस जनता जिसकी मदद करनी सबसे ज्यादा जरूरत है, उसके साथ ये सबसे बड़ा छलावा होता है, क्योंकि अंततः जो भी दिया जाता है वो टैक्स पेयर के पैसों से ही दिया जाता है। इसीलिए वेलफेयर मॉडल और रेवड़ी मॉडल दोनों में अंतर है। प्रधानमंत्री जी ने रेवड़ी मॉडल से बचने के लिए कहा तो उस उड़ते हुए तीर को पकड़कर इंडियन पॉलिटिक्स के पिनोकियो ने कई सारी बातें की। अब ये इंडियन पॉलिटिक्स के पिनोकियो को हम कुछ चीजें बताएंगे और शुरुआत करते हैं जिस चीज के साथ वो सबसे ज्यादा अपनी मार्केटिंग करते हैं, कहते हैं वर्ल्ड क्लास हो गया, अर्थात शिक्षा। ये फ्री शिक्षा की सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जो फ्री शिक्षा का कॉन्सेप्ट है, ये फ्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट कोई 2013, 14, 15 के बाद नहीं आया है। अगर लग रहा है किसी को कि दिल्ली में चुने जाने के बाद ही उन्होंने फ्री एजुकेशन की बातें की है, तो मैं मित्रों थोड़ा सा इतिहास का मैं भी एक स्टूडेंट हूं। सर सायाजी राव गायकवाड़ हो बड़ौदा से, जीके गोखले हो, उनके प्रयास हो, महात्मा गांधी जी की वर्धा स्कीम हो, खेर कमेटी रिकमेंडेशंस हो, केंद्रीय विद्यालय की जो व्यवस्था है, के कामराज जी के तमिलनाडु में जो प्रयास है वो हो, या वाजपेयी जी के कालखंड में जो राइट टू एजुकेशन दिया गया, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, उसको संवैधानिक अधिकार बनाने का 86th अमेंडमेंट के साथ कार्य किया गया। ये सारी एक लंबी हमारी पृष्ठभूमि है फ्री एजुकेशन की। परंतु फ्री एजुकेशन में भी रेवड़ी और वेलफेयर के बीच का मैं आपको अंतर दिखाता हूं। ये रेवड़ी मॉडल वाले, इन्होंने वादा किया था 500 स्कूल खोलेंगे, 500 स्कूल का वादा किया था, मैनिफेस्टो उठा लेना, और 20 नई कॉलेजेस का। आज मैं इनकी सो कॉल्ड रेवड़ी मॉडल का पहला जो श्रृंखला है, पहली सीरीज है, उसके माध्यम से आपको बताता हूं इनकी एजुकेशन जो ये कहते हैं फ्री दे रहे हैं, इसकी असलियत क्या है। 500 नए स्कूल खोलना तो दूर की बात है, 850 ठेके की व्यवस्था तो कर दी थी उन्होंने, मंदिर के पास, मस्जिद के पास, स्कूल के पास, सारी जगहों पर। 2 डजन से ज्यादा स्कूल, लगभग 31 स्कूल बंद किए गए दिल्ली में पिछले 8 वर्षों में। और इस